the different types of loop. You have idea about the loop. Loop is used to execute a set of statement and number of times. आपको पता ना कि अगर आपके पास कोई स्टेटमेंट है and you want to execute that statement and number of times. लूप में हमने कहा था कि लूप का रिक्वायरमेंट क्या है, कल भी डिस्कस किया था, आज भी डिस्कस कर रहा हूँ कि लूप का रिक्वायरमेंट है कि अगर आपने कोई कमांड एक बार लिखा है और यू वांट टू एग्जीक्यूट दैट कमांड एन नंबर ऑफ टाइम्स, देन यू कैन डिफाइन अ लूप फॉर दोज कमांड्स. उस कमांड के लिए क्या डिफाइन कर सकते हैं आप? लूप. बच्चा आप एक बार लिखें और चाहते हैं क्या हो, बार बार रन करें. ऐसा नीड आपका आएगा जब आप डेटा स्ट्रक्चर में जाओगे. तो डेटा स्ट्रक्चर में देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर. जनरली दो तरह का नहीं होता डेटा स्ट्रक्चर, तो खैर जनरली 6 टाइप्स का होता है, बट मेन 4 है. कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर होते हैं? अभी से आप लोग आईटी फील्ड में, तो यू मस्ट नो, यू मस्ट हैव आइडिया. आपको पता होगा स्टैक होता है जो लीफो प्रिंसिपल पे काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट. इट मीन द आइटम दैट विल बी इंसर्टेड फर्स्ट विल बी रिमूव्ड लास्ट, और द आइटम दैट विल बी इंसर्टेड लास्ट विल बी रिमूव्ड फर्स्ट. है ना? इंसर्ट करने वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पुश ऑपरेशन. और रिमूव करने वाले को क्या बोलते हैं? पॉप ऑपरेशन. दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, है ना? आपको ये पता होना चाहिए. उसी तरह क्यू होता है. क्यू हमारा कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है? फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. यानी क्यू में जो पहला एलिमेंट ऐड किया जाएगा वही सबसे पहले रिमूव भी होगा, आउट भी होगा. ओके, तो ये सब चीजें अभी से आप लोग फेमिलियर हो जाए बच्चा. इवन मैं डेटाबेस की चीज़ें भी आपसे बीच बीच में डिस्कस करूंगा, क्योंकि एज अ डेवलपर, एज अ जावा डेवलपर, एज अ बैकएंड डेवलपर आपको डेटा स्ट्रक्चर का भी बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए. ठीक है, उसके बारे में कोडिंग अभी नहीं पता हो, लेकिन कम से कम आइडिया तो हो कि व्हाट दैट डेटा स्ट्रक्चर इज, हाउ इट वर्क्स. कन्फर्म है ना? क्योंकि हम जब बैकएंड की प्रोग्रामिंग करेंगे तो सब कुछ हमारा जो फोकस होगा ना वो किस पे होगा? डेटा पे. पता ही है ना? आप लूप किस लिए है? डेटा के लिए ही तो है. आप अगर कोई इमेज शो कराना चाहते हैं ना, एक ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे हैं जो क्या शो करे? इमेज. तो उसके लिए इमेज का भी फाइल होगा, और फाइल में क्या होगा? डेटा होगा. उस डेटा को प्रोसेस करके क्या बनाया जाएगा? इमेज बनाया जाएगा. अगर आप कोई वीडियो प्ले कर रहे हैं तो वीडियो का भी क्या होगा? फाइल होगा, फाइल होगा. और फाइल में क्या होगा? डेटा होगा. और आपका जो एप्लीकेशन बनेगा जिसको वीडियो प्लेयर कहा जाएगा, वो एप्लीकेशन क्या करेगा? उस फाइल को प्रोसेस करके वीडियो डिस्प्ले करेगा. तो सारा जो आपका प्रोग्राम बनेगा उसका सेंटर क्या होगा? डेटा होगा. समझ में आ रहा है ना? तो लूप भी तो हम डेटा के लिए कर रहे थे. कल हमको जो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करानी थी वो डेटा ही तो था बच्चा. वो जो नंबर की सीरीज दिखाया था वो क्या था? डेटा था. हमने जो वो टेबल जनरेट किया था उसमें क्या था? डेटा था. That's why data structure plays very important role in backend programming as well as front end programming. क्योंकि दोनों में डेटा का खेल होगा. बैकएंड क्या करेगा? डेटा जनरेट करेगा. रिस्पॉन्स जनरेट करना कहते हैं. किसको भेजेगा? फ्रंट एंड को. तो फ्रंट एंड के पास आएगा डेटा ना, तो फ्रंट एंड भी उस डेटा को मेमोरी में रखेगा. और मेमोरी में डेटा रखने के लिए किसका जरूरत पड़ता है? डेटा स्ट्रक्चर का. डेटा स्ट्रक्चर इज वन ऑफ द वे या वन वे टू ऑर्गेनाइज डेटा इन मेमोरी इन इफिशियंट मैनर. इफिशियंट मैनर का मतलब क्या होता है बच्चा? अगर डेटा एक्सेस करना है तो एक्सेस करना क्या हो? फास्ट हो. अगर डेटा रिमूव करना है तो रिमूव करना क्या हो? फास्ट हो. अगर डेटा ऐड करना हो तो ऐड करना क्या हो? फास्ट हो. अगर आइटरेट करना है तो आइटरेट करना क्या हो? फास्ट हो. तो दिस इज द पर्पज ऑफ व्हाट? डेटा स्ट्रक्चर. ध्रुव, आर यू एबल टू सी माई स्क्रीन नाउ? तो चलिए वापस आते हैं हम लोग लूप पर. अच्छा, जब डेटा स्ट्रक्चर आप बच्चा इंप्लीमेंट करेंगे तो उसमें 2 पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा इन केस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर. फर्स्ट वन इज एरे, शायद आपको आइडिया हो. एंड सेकेंड वन इज, बोलिए, लिंक्ड लिस्ट. अब क्वेश्चन होगा ये भी डेटा स्ट्रक्चर माने जाते हैं.
बट एक्चुअली इनकी हेल्प से हम डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करते हैं। डोंट सो दीज आर डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। टेक्निकली आपका लिंक लिस्ट भी डेटा स्ट्रक्चर है और एरे भी क्या है, डेटा स्ट्रक्चर है। तो लेकिन मेन डेटा स्ट्रक्चर कौन है आपका, स्टैक, क्यू, ट्री और ग्राफ। ये जो सॉफ्टवेयर आपको दिख रहा है दिस वन, इसको कहते हैं फाइल एक्सप्लोरर। क्या बोलते हैं, फाइल एक्सप्लोरर। देखिए अगर मैं यहां पर डी ड्राइव ओपन करूं और इससे कहूं कि डी ड्राइव में मेरे को दिखाओ क्या क्या है, तो ये देखिए ये नीचे की तरफ अगर देखिएगा तो ये अगर इस साइड देखेगा, यहां पर अगर आप देखें थोड़ा, मैं इसको इस तरफ मैं लेके जाता हूं, यहां देखें आप, यहां पर मैंने सी ड्राइव को एक्सपेंड किया, तो ये जो डेटा स्ट्रक्चर, ये डेटा है बच्चा, ये इस एप्लीकेशन के लिए क्या है, डेटा। फोल्डर नेम इज व्हाट, डेटा। फोल्डर के अंदर जो फोल्डर होंगे वो भी क्या होगा, डेटा होगा बच्चा। और ये कौन सा स्ट्रक्चर होता है रियल वर्ड में, ट्री कहते हैं इसको, ट्री। और एक रूट होता है, उसकी ब्रांचेज होती हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, ट्री का रूट हो गया। और ये रूट के क्या होंगे, चाइल्ड होंगे, ब्रांचेज होंगे। तो ये ट्री डेटा स्ट्रक्चर क्या करता है, बहुत इजी कर देता है डेटा को एक्सेस करना बच्चा। तो अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर हैं। आप जितना भी आप गूगल मैप यूज करते हैं, आप ओला उबर देखेगा, उनका अपना मैप होता है। वो सारे मैप जो होते हैं, या सोशल मीडिया में देखेगा आजकल आप फ्रेंड के फ्रेंड दिखते हैं, आपको म्यूचुअल फ्रेंड दिखता है आपका फेसबुक पे, वो भी एक डेटा स्ट्रक्चर यूज करता है, ग्राफ। वो डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए मेमोरी में क्या बनाता है, ग्राफ। समझ में आ रहा है। तो देयर आर डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर। आपने देखा होगा हर एप्लीकेशन में एक अंडू होता है, अंडू आप वो होता है, क्या कहते हैं, प्रोग्राम होता है। एक रीडो होता है और एक अंडू होता है। फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम लिख रहा हूं, देखिएगा, आई एम गोइंग टू राइट डाउन माय नेम। मैंने अपने नेम का पहला लाइन ड्रा किया, फिर ये सेकंड पार्ट ड्रा किया। अब ये दो पार्ट, दो डेटा हो गया, किसके लिए, अंडू वाले प्रोग्राम के लिए। और उस अंडू वाले प्रोग्राम ने इस डेटा को रखने के लिए क्या बनाया होगा, स्टैक। तो स्टैक में सबसे पहले कौन सा डेटा पुश हुआ होगा, ये वाला लाइन, फिर ये आर का सेकंड वाला पार्ट। अब मैं यहाँ पर ई का पहला पार्ट बना रहा हूँ अपने नाम का, फिर मैंने यहाँ से 3 लाइनें अलग अलग ड्रा कर दिया। टोटल कितना डेटा हो चुका है, 6। 2 आर बनाने में था और 4 किस में आया, ई बनाने में। अब डेटा स्ट्रक्चर का जो स्टैक बना होगा बच्चा, उस स्टैक में क्या क्या जा चुका होगा, जो अंडू वाले डेटा स्ट्रक्चर का स्टैक बना होगा। उस स्टैक में क्या क्या जा चुका होगा, टॉप में क्या होगा, ये वाला लाइन, फिर उसके ऊपर कौन सा होगा, ये वाला, फिर उसके ऊपर दिस वन, फिर दिस वन, फिर दिस वन, और लास्ट में क्या होगा, ये। अब अगर अंडू में प्रेस करूं, कंट्रोल जेड उसका शॉर्टकट होता है, तो पहले बाहर कौन आएगा, यानी स्टैक से बाहर कर दिया जाएगा किसको, इसको, फिर इसको। देखिए मैं कर रहा हूं, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। यानी अंडू का जो प्रोग्राम है वो कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज किया है इसको हटाने के लिए, अंडू करने के लिए, बोलिए, स्टैक। तो ये सब बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए कि आपके इस एप्लीकेशन में जो आप यूज कर रहे हैं एज अ डेवलपर, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज किया गया। और किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में बिना लूप के नहीं होगा। लूप की इतनी इंपॉर्टेंस है, मैं बताना चाह रहा था। यानी आप लिंक लिस्ट की प्रोग्रामिंग करिएगा, एलिमेंट इंसर्ट करिएगा, लूप चलाना पड़ेगा, एलिमेंट रिमूव करिएगा, लूप चलाना पड़ेगा। ट्री में भी लूप, ट्री हर जगह लूप आएगा बच्चा। तो लूप की इतनी इंपॉर्टेंस है। तो कल हमने लूप 3 तरीके से आपको बनाना सिखाया था। फर्स्ट क्या था हमारा, फॉर, सेकंड क्या था, व्हाइल, थर्ड क्या था, डू एंड व्हाइल का कॉम्बिनेशन। मैंने ये भी बताया था कि फॉर से लूप कब डिफाइन करेंगे, व्हाइल से लूप कब डिफाइन करेंगे, और डू व्हाइल के कॉम्बिनेशन से कब लूप डिफाइन करेंगे। आइडिया है बच्चा आप लोगों को, आप लोग बता सकते हैं, आप लोग बताइए, फॉर से लूप कब डिफाइन किया जाना चाहिए। क्या बात है, दैट्स ग्रेट। ये बच्ची अभी कल पहली, हाँ जी बताइए।
हाँ बेटा, प्राची क्या कह रही है? प्राची साउंड तो मेरा आ रहा है बेटा, एक बार आप रीज्वाइन कर लीजिए। प्राची एक बार आप रीज्वाइन कर लीजिए, बाकी लोगों को मेरा साउंड आ रहा है। एवरीवन कैन हियर मी एक्सेप्ट यू, तो प्लीज रीज्वाइन प्राची। ठीक है, ये बच्ची बता दूं, कॉलेज से अभी बीसीए चल रहा है तुम्हारा, मेरे ख्याल से फाइनल ईयर है। अभी कल पहली क्लास में आई थी, क्लास नहीं लिया था इसने, बस खाली मेरे से इंट्रोडक्शन हुआ था। और आप सब लोग भी रिप्लाई दे सकते हैं, सभी लोग एकदम अपने आप को कहीं से भी कम मत मानिएगा। जब आइट्रेशन आपको पता हो, आइट्रेशन किसको कहते हैं? नंबर ऑफ रिपीटिशन को, यानी कितनी बार आपका कमांड रिपीट होना है। रिपीट होने का मतलब हुआ बच्चा एग्जीक्यूट होना है। क्या रिक्वायरमेंट है लूप का? आप स्टेटमेंट एक बार लिख रहे हैं और चाहते हैं कि क्या हो, बार बार रन करे, तो उसके लिए वो स्टेटमेंट कहाँ लिखा जाएगा? इनसाइड द बॉडी ऑफ द लूप। अब वो लूप हम कैसे डिफाइन करेंगे? या तो हम फॉर की हेल्प से डिफाइन करेंगे और यहाँ पर स्टेटमेंट क्या करेंगे? वी विल राइट हियर स्टेटमेंट। या फिर हम किसकी हेल्प से करेंगे? व्हाइल की हेल्प से, और लूप यहाँ डिफाइन कर देंगे, स्टेटमेंट यहाँ डिफाइन कर देंगे। थर्ड क्या है हमारा? डू व्हाइल। थर्ड हमारा ये डू व्हाइल है। तीनों का सिंटैक्स मैंने कल आपसे डिस्कस किया था। और यहाँ पर क्या रहेगा? कंडीशन। यहाँ पर भी क्या होगा? कंडीशन, बट यहाँ पर 3 स्टेटमेंट होगा, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, और थर्ड होगा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ये आपको डिस्कस कर चुका हूँ कल की क्लास में। और यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा। तो ये हमने कल आपसे डिस्कस किया था अबाउट द लूप। ये तो आइडिया आप लोगों को है, सबको है बेसिक जानकारी, कंफर्म है। अब क्वेश्चन होगा तीनों में फर्क, डिफरेंस ऐसे क्या हो रहा है? पहला तो आपको आइडिया क्या होना चाहिए, कब हम फॉर से लूप डिफाइन करें, कब हम व्हाइल से लूप डिफाइन करें, और कब हम डू व्हाइल के कॉम्बिनेशन से करें। तो व्हाइल और डू व्हाइल की सिचुएशन सेम है, फॉर की अलग है। फॉर से हम तब लूप डिफाइन करेंगे जब हमें नंबर ऑफ इटरेशन पता हो। नंबर ऑफ आइट्रेशन पता होने का मतलब हुआ बेटा क्या? कि हमें पहले से एडवांस में मालूम हो कि हाउ मेनी टाइम्स आवर स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। फॉर एग्जांपल, ये मेरा कैलकुलेटर है, इस कैलकुलेटर में मुझे क्या करना था? इस यूआई में, ये कैलकुलेटर का यूआई है, कल भी इसको डिस्कस किया था मैंने, मुझे 20 बटन्स क्रिएट करके ऐड करने थे। तो इसके पीछे क्या क्या स्टेटमेंट मैंने लिखा होगा हर बटन के लिए? फॉर ईच बटन एक स्टेटमेंट रन करेगा बच्चा। वो स्टेटमेंट एक नहीं है, 4 है। क्या क्या स्टेटमेंट है? एक स्टेटमेंट मैंने लिखा था बटन को क्रिएट करने का, और उसे मुझे रन कराना था कितनी बार? 20 टाइम्स, क्योंकि हाउ मेनी बटन्स आई हैव एडेड इन माय यूआई? 20 बटन्स। तो वो स्टेटमेंट 20 टाइम्स रन करेगा, तभी तो 20 बटन क्रिएट करेगा। अगर आप क्रिएट करने का स्टेटमेंट एक बार लिख दे बच्चा, तो एक ही बार तो रन करेगा। तो इट मीन्स ओनली 1 बटन विल बी क्रिएटेड। और मुझे कितनी बटन क्रिएट करना था? 20 बटन। क्लियर है? तो आपको हर बटन के लिए एक स्टेटमेंट क्या है बच्चा? बटन क्रिएट करने का। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? बटन का ये जो टेक्स्ट दिख रहा है, इसको सेट किया जाता है बटन में, तो बटन में टेक्स्ट सेट करने का। तीसरा, बटन का ये फोरग्राउंड कलर बोलते हैं बच्चा। 2 कलर होता है हर कंपोनेंट में, एक बैकग्राउंड और एक फोरग्राउंड। तो ये फोरग्राउंड कलर है, जो दिखता है टेक्स्ट वाला कलर होता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? फोरग्राउंड कलर। यूआई डेवलपमेंट, अगर आप यूआई डेवलपमेंट करिएगा, वैसे भी यूआई को गोली मारिए। ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, व्हाइट बोर्ड क्यों बोला गया? क्योंकि इसका बैकग्राउंड क्या है? व्हाइट है। और हम लोग अपने स्कूल में ब्लैक बोर्ड पढ़ते थे, ब्लैक बोर्ड पे पढ़ते थे, क्योंकि वहां ब्लैक बोर्ड में क्या होता था? उसका बैकग्राउंड क्या होता था? ब्लैक होता था। और जो चौक होती थी, चौक, मार्कर तो यूज होता नहीं, तो वहां चौक यूज होती थी, उसका कलर क्या होता था? व्हाइट। अब यहाँ हम लोग क्या यूज करते हैं? मार्कर। तो ये जो व्हाइट बोर्ड है, इसमें मार्कर यूज होता है बच्चा। और मार्कर का कलर या तो हम डार्क रखते हैं, कोई भी डार्क, कुछ लोग रेड लेते हैं, कुछ लोग ब्लैक लेते हैं, कुछ लोग, तो वो 2 कलर होता है यूआई में। फर्स्ट वन इज व्हाट? बैकग्राउंड कलर, और सेकंड वन इज फोरग्राउंड कलर। तो मुझे सेकंड इसमें कोड क्या थर्ड कोड क्या लिखना पड़ा? कलर चेंज करने का बच्चा। और वो भी कितनी बार रन कराना था? 20 टाइम्स, क्योंकि बटन आर 20। और फोर्थ था बटन को ऐड करना बच्चा। तो मैंने वो कोड 20 टाइम्स नहीं लिखा, बटन क्रिएट करने का कोड एक बार,
बटन का टेक्स्ट चेंज करने का कोड एक बार, बटन को कलर चेंज करने का कोड एक बार, और बटन को ऐड करने का कोड एक बार। एंड मैंने वो चारों कोड जो है, चारों स्टेटमेंट कहते हैं, एक लूप में लिखा। वो लूप मेरा वाइल से नहीं, डू वाइल से नहीं, फॉर से बनाया, जबकि मैं वाइल से भी कर सकता था। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि नहीं अगर हमें नंबर ऑफ आइटरेशन पता हो तो हम वाइल से लूप डिफाइन करेंगे, नहीं पता हो तो फॉर से। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, मैंने उल्टा बोला है, बट कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। बट बेटर क्या पड़ेगा, व्हाट इज बेटर अप्रोच एज अ प्रोग्रामर? तो अगर आपको नंबर ऑफ आइटरेशन मालूम है पहले से, जैसे यहाँ मालूम था मुझे, जिसको कहते हैं एन मालूम हो, एन नंबर, एन कहते हैं नंबर ऑफ आइटरेशन को। तो अगर आपको एन पता हो तो आप किससे डिफाइन करिए, फॉर से। और अगर ना मालूम हो तो वाइल से, है ना, और ना मालूम है तो डू वाइल से भी हो सकता है। अब क्वेश्चन आएगा कि डिफरेंस क्या है वाइल और डू वाइल में? तो बड़ा सिंपल आंसर है, वाइल और डू वाइल में एक डिफरेंस है। क्या? डू वाइल में इस चीज का गारंटी है कि लूप विल बी एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वंस, बट देयर इज नो गारंटी इन केस ऑफ वाइल, बिकॉज इन केस ऑफ वाइल कंडीशन इज चेक्ड फर्स्ट, then body of the loop is executed, but in case of do while first of all body will be executed, ये body हो गया, and then condition will be checked। तो जब भैया पहले body execute हो जाएगा तो कम से कम एक बार loop तो execute हो ही जाएगा। तो कल हमने सारे एग्जाम्पल for के दिए थे क्योंकि हमारा n फिक्स था। ठीक है, बोला तो यार, टेक्स्ट कलर फोरग्राउंड कलर होता है, और जो बैक, जैसे ये मेरा नोटपैड खुला हुआ है तो नोटपैड का जो टेक्स्ट मैंने लिखा है वो कौन से कलर में है, ब्लैक, तो ये फोरग्राउंड कलर है। ये तो यूआई में तुमको सब बताया गया होगा यार, यूआई डेवलपमेंट में, एचटीएमएल सीएसएस में तो ये सब चीजें आती हैं, है ना। और ये तो इंग्लिश की बात है, ये तो अंग्रेजी को मतलब प्रोग्रामिंग को गोले मारो, ये तो कॉमन सेंस की बात है यार। इंग्लिश का वर्ड है क्या, बैकग्राउंड और फोरग्राउंड, वोकैबुलरी है ही नहीं है, ये तो रियल टर्म्स की बात कर रहा हूं मैं बच्चा। आप कॉलेज अगर कर चुके हैं तो आपको तो इतना आइडिया होना चाहिए। वोकैबुलरी तो मुझे भी उतनी अच्छी नहीं आती है। आप इंग्लिश को वोकैबुलरी थोड़े कहते हैं, हिंदी की वोकैबुलरी आपको कितना आती है बता दो आप मेरे को। कितनी अच्छी हिंदी के जानकार हम लोग, उससे अच्छा इंग्लिश जानते हैं हम लोग। कहाँ हिंदी कोई पढ़ना चाहता है, जो कि हमारी मदर टंग है। हम लोग तो मिक्स बोलते हैं ना बच्चा, उसमें फारसी भी रहती है, उसमें संस्कृत भी रहती है, उसमें उर्दू भी रहती है, और उसमें हिंदी भी रहती है। प्योर हिंदी कोई नहीं बोल सकता, इवन प्योर उर्दू भी कोई नहीं बोल सकता। बड़ा मुश्किल है, समझ में भी नहीं आएगा हम लोगों को, क्योंकि उतने वोकैबुलरी के जानकार नहीं है। खैर, उस पर हमारा प्रोग्रामिंग पे फोकस करिए। प्रोग्रामिंग की अपनी वोकैबुलरी है, पता है ना आपको प्रोग्रामिंग की क्या वोकैबुलरी है। तो आइए आज हम आप लोगों को वाइल का एक्चुअल डेमो दिखाते हैं। वाइल का यूज करके लूप कब डिफाइन करिएगा, जस्ट फॉर का ऑपोजिट। फॉर का यूज करके कब डिफाइन करिएगा, जब नंबर ऑफ आइटरेशन आपको पता हो, और वाइल का जब ना पता हो। एक क्वेश्चन बड़ा इंटरव्यू में आता है, गिवन एन इंटीजर, एक इंटीजर दिया गया है। क्या दिया गया है, इंटीजर। इंटीजर समझते हैं ना, कोई नंबर दिया गया है ना। फाइंड सम ऑफ ईच digits of that number. This is a question and very popular question of interview. इंटरव्यू का बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है बच्चा। क्या, एक इंटीजर दिया जाएगा और आपको क्या करना है, उस इंटीजर के सारे डिजिट का सम फाइंड करना है। इंटीजर का मतलब कोई ना कोई नंबर होगा और उसके सारे डिजिट का क्या करना है, आपने सम फाइंड करना है। अब क्वेश्चन होगा कि कैसे फाइंड करेंगे। इसका मतलब लेटेस्ट सपोज आई एम डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। वेरिएबल तो पता ही आपको, तो ये मेरा वेरिएबल हो जाएगा बच्चा, एंड आई विल असाइन अ नंबर टू दैट वेरिएबल। कोई नंबर असाइन कर देता हूं, ये मैंने नंबर असाइन कर दिया, ठीक है। नंबर कुछ भी हो सकता है, बट इंट की रेंज में होना चाहिए। इट मस्ट बी इन द रेंज ऑफ इंट। व्हाट इज द रेंज ऑफ इंट, आपको आइडिया है बेटा, इंट की रेंज क्या होती है? तुम्हें काजल पता है इंट की रेंज?
नहीं ध्रुव, दिस इज द रेंज ऑफ शॉर्ट. -31 -2 to the power 31 to 2 to the power 31 -1. बहुत बड़ी रेंज है, नियर अबाउट 10 डिजिट में जाएगा. और लॉन्ग की रेंज होती है -2 to the power 63 से 2 to the power 63 -1. बाइट का रेंज होता है -2 to the power 7 से 2 to the power 7 -1. यानी अगर इसका तो बड़े आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं, -128 से 127. और शॉर्ट की रेंज ये बच्चे ने लिखा था जो -2 to the power 15 से 2 to the power 15 -1. खैर, ये हमारे पास नंबर है. अब इस नंबर का हमें क्या चाहिए? सारे डिजिट का सम. तो इसका अप्रोच क्या है? अगर हम मैथमेटिकल अप्रोच करें तो सारे डिजिट अलग कर दीजिए, स्प्लिट करिए. तो स्प्लिट करने के बाद 1 by 1 क्या करिए? ऐड करिए. ऐड करने के लिए आप लेफ्ट से राइट भी ऐड कर सकते हो, राइट से लेफ्ट भी. सही तरीका है कि लेफ्ट से राइट ऐड करें, लेकिन अगर लेफ्ट से राइट पॉसिबल ना हो तो राइट से लेफ्ट ऐड करिए, क्योंकि सम विल बी सेम. पता है ना आपको, क्योंकि सम ही करना है, कोई और अरिथमेटिक ऑपरेशन नहीं है. अब क्वेश्चन हमारे सामने चैलेंज आएगा एज अ प्रोग्रामर कि इनके डिजिट्स को स्प्लिट कैसे करें, क्योंकि ये तो वेरिएबल में रखा हुआ है ना, फिक्स थोड़ा है, हार्ड कोड थोड़ा है. अगर किसी पर्टिकुलर नंबर के सारे डिजिट का सम निकालना हो तो प्रोग्राम की क्या जरूरत है? वो तो एक बार कैलकुलेटर से कर लीजिए, सम हमेशा वही रहेगा. प्रोग्राम का जरूरत तब होगा बच्चा जब नंबर बदल बदल के आवे. इसीलिए तो इसे वेरिएबल कहा गया है ना, जो नंबर बार बार क्या होगा? चेंज होगा. जैसे मेरा कैलकुलेटर जो मैंने बनाया है, या किसी पर्टिकुलर नंबर के ऐड करने के लिए या मल्टीप्लाई करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए बनाया है, किसी भी नंबर के लिए होगा. मैंने यहाँ पर 58 × 3 + 20 डिवाइडेड बाई 45 -23 इक्वल टू कर दिया, ये इसका आ गया. तो किसी भी नंबर के लिए होगा. गॉट इट? अब कैसे इसको करेंगे बच्चा? इधर बच्ची फोकस करो, इधर. प्रैक्टिकल बाद में करिएगा, थोड़ा इधर ध्यान दीजिएगा. इसकी एल्गोरिदम बनाइए, और इसमें इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 या 5 क्वेश्चंस बनते हैं, एंड आई विल डिस्कस ईच क्वेश्चन नाउ. 4 या 5 इंटरव्यू के क्वेश्चन है, मैं बार बार कह रहा हूँ. एज अ फ्रेशर आपसे वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो बी रेडी. और क्वेश्चन के लिए रेडी मत रहिए, अपनी स्किल, लॉजिकल स्किल, प्रोग्रामिंग स्किल को इंप्रूव करने के लिए बच्चा. तो अब क्वेश्चन होगा कि कैसे इसके सारे डिजिट का सम करेंगे. तो पहला प्रोसेस क्या है इसका? सारे डिजिट को स्प्लिट करने का तरीका मालूम होना चाहिए. कैसे हम स्प्लिट करेंगे? अगर ये एरे में होता तो स्प्लिट ऑलरेडी है. इट इज नॉट केप्ट इन एरे. ये नंबर है, एक सिंगल वैल्यू है बच्चा, और ये वैल्यू कहाँ रखा हुआ है? इसके डिजिट एरे में नहीं है. तो दिस वैल्यू इज केप्ट इन अ वेरिएबल. तो अब इसे स्प्लिट कैसे करेंगे? हाउ टू स्प्लिट द डिजिट्स? उसके लिए एक मैथमेटिकल अप्रोच यूज होगा बच्चा. क्या करने के लिए? क्योंकि बिना स्प्लिट किए सम हो पाएगा क्या? बोले तो एक मैथमेटिकल अप्रोच यूज होगा. आपको अगर थोड़ा मोड़ा मैथ सबको आती है, अगर आप किसी नंबर का मॉड 10 करें, किसी भी नंबर का क्या करें? मॉड 10. मॉड 10 जानते हो ना करण? क्या जानते हो यार? मॉड 10 होता है रिमाइंडर के लिए. थोड़ा तैयार करो, ये सब करा चुका हूं. मॉड होता है रिमाइंडर निकालने के लिए. रिमाइंडर जानते हैं ना? रिमाइंडर किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करने पर जो क्या आता है? रिमाइंडर आता है. अगर हम किसी भी नंबर का मॉड 10 करें बच्चा, तो व्हाट वुड बी द रिमाइंडर? उसका लास्ट डिजिट. मैथ है, किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करेगा, रिमाइंडर क्या होगा? लास्ट डिजिट होगा. अब क्वोशिएंट क्या होगा? क्वोशिएंट बाकी डिजिट्स. एक एग्जांपल ले लेते हैं. अगर मैं 12 mod 10 करूं, इसका रिजल्ट क्या होगा? 2. और 12/10 करिए, इसका क्वोशिएंट क्या होगा? 1. कंफर्म है कि नहीं है? अगर यही डिजिट हमारा क्या होता? 1 2 3 होता, तो 1 2 3 mod 10 क्या आता? लास्ट डिजिट 3. और 1 2 3 by 10 क्या जनरेट होता? 12.
कंफर्म है? अब इसी 12 के साथ अगर मैं सेम ऑपरेशन रिपीट करूं, 12 mod 10, इससे क्या जनरेट होगा? 2, और फिर 12/10 1, फिर 1 आया, क्वेश्चन क्या आ रहा है? 1। अब 1 mod 10 करें आप, रिमाइंडर क्या होगा? 1, और 1/10 करें, बोलिए 0। मैथ इतना था यार, 1 को 10 से डिवाइड करेंगे, क्या प्रोड्यूस होगा? 0। बच्चा आप लैपटॉप में बिजी हैं, उसको बंद कर दीजिए थोड़ी देर। डोंट बी बिजी इन योर लैपटॉप, फोकस इन द लॉजिक, तभी आप रिप्लाई दे पाएंगे मुझे। अब देखिए सारे डिजिट स्प्लिट हो गए कि नहीं? रिमाइंडर देखिए, रिमाइंडर यहां से रिमाइंडर देखिए, 123 को मैंने स्प्लिट किया है। 123 से पहले हमें क्या मिला है? 3, फिर क्या मिला? रिमाइंडर वाला पोर्शन देखिए, तीनों डिजिट स्प्लिट हो गए कि नहीं? बच्चे हम यही प्रोसेस रिपीट करेंगे, यानी ये जो दो स्टेटमेंट लिखा गया है, कितनी बार ये रिपीट होगा? जब तक हमारा क्वोशिएंट 0 ना हो जाए, यानी यहां पर फिक्स नहीं है। इसका मतलब ये 2 स्टेटमेंट बच्चा हमारे बार बार रिपीट होंगे। कितनी बार रिपीट होंगे? जब तक कि हमारा क्वोशिएंट का जो वैल्यू है, यानी ये वाला वैल्यू, ये वाला स्टेटमेंट रिपीट होंगे। ये रिपीट होगा, फिर ये सेम है ना डिवाइड मॉडुलो का और रिपीट का, तो वही चीज हम किसके लिए कर देंगे? आप इसके लिए नहीं करेंगे। दिस विल बी डन विद व्हाट? नम। यहां भी क्या आ जाएगा? नम, है ना? अब थोड़ा प्रोग्रामिंग वाइज करिएगा तो डेफिनेटली यहां पर नम की जगह क्या आ जाएगा? एक वेरिएबल आ जाएगा। वेरिएबल का नाम हम ले लेंगे क्या? रैम। और यहां पर क्या आ जाएगा? ये नम में ही असाइन कर दीजिएगा, क्योंकि डिवाइड किससे होना है? नम से होना है। अब यही स्टेटमेंट हमारा कितनी बार रिपीट होगा बच्चा? दिस स्टेटमेंट विल बी रिपीटेड जब तक कि नम का वैल्यू 0 ना हो जाए। तो पुट इट इनसाइड द व्हाइल लूप, और यहां क्या लिख देंगे आप? नम इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये सिर्फ किस लिए था? स्प्लिट करने के लिए। यानी आपका रैम का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा? लास्ट से राइट से लेफ्ट तक के 1 by 1 डिजिट शो करेगा। तो अगर हमें किसी भी नंबर के सारे डिजिट शो कराने हो, ऑर्डर ना दिया जाए कि ऑर्डर नहीं, लेफ्ट टू राइट, खाली डिजिट आपको शो कराने हैं, और यही क्वेश्चन होगा कि डिस्प्ले ईच डिजिट ऑफ गिवन इंटीजर। ये वाला क्वेश्चन नहीं कह रहा हूं मैं, पहले वाला नहीं। तो वो हम कैसे करेंगे? आइए हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं यहां पर। ये इक्लिप्स का यूज करके बना रहे हैं। आपके पास जो भी आईडी है बच्चा यूज कर सकते हैं आप। इसके अंदर मैं अपनी एक आई विल डिफाइन अ क्लास डिस्प्ले व्हाट डिजिट। क्लास का नेम हमेशा किस में होना चाहिए? टाइटल के इसमें, और मेन मेथड के बिना तो पता ही है योर प्रोग्राम विल नॉट रन। प्रोग्राम बन जाएगा बच्चा, बट इट विल नॉट रन। तो रन करने के लिए आपको ये चाहिए। चलिए, अब व्हाट आई विल डू हियर, रिक्वायरमेंट समझ में आ गया? मेरे पास ये नंबर है और मुझे क्या करना है इसमें? रिक्वायरमेंट क्या है? डिस्प्ले ईच डिजिट ऑफ अबव नंबर। वो जो नंबर दिया गया उसके सारे डिजिट क्या करने हैं आपको? डिस्प्ले करने हैं बच्चा। दिस इज माय रिक्वायरमेंट। तो आइडिया हो गया आप कैसे डिस्प्ले करेंगे। आप एक रैम नाम का वेरिएबल भी डिक्लेयर कर लेंगे हम। इसमें हम क्या स्टोर करेंगे? रिमाइंडर, क्योंकि रिमाइंडर ही तो हमारा लास्ट डिजिट होगा, यानी उसके स्प्लिट डिजिट करके करेंगे। अब आपका प्रोसेस पता ही आपको, नम इज नॉट इक्वल टू व्हाट? विदाउट लूप करिएगा तो फिर फिक्स हो जाएगा। अगर वो लूप अगर 4 बार लिखा आपने तो 4 डिजिट के लिए फिक्स हो जाएगा। यानी अगर नंबर में 4 डिजिट से ज्यादा हो जाएंगे तो सिर्फ 4 तक वो काम करेगा, और 4 से कम होंगे तो एक्सेप्ट एरर भी आ जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए लूप होगा बच्चा। लूप हमारे कोड को डायनेमिक बना देता है। वाइल वाला और वाला नहीं।
तो फॉर वाले में तो पता है कि कितनी बार स्टेटमेंट रन करेगा, वाइल वाले में नहीं पता कि कितनी बार स्टेटमेंट रन करेगा। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, नम mod 10, पता ही आपको। अब इस कोड के रन करने से क्या टास्क परफॉर्म होगा बच्चा, हाउ मेनी टास्क विल बी परफॉर्म्ड 2। पहला टास्क क्या होगा, इस वाले कोड से पहला टास्क क्या होगा, पहला टास्क होगा नम विल बी डिवाइडेड बाई 10 एंड रिमाइंडर विल बी रिटर्न। ये पहला टास्क होगा बच्चा। जब भी कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हो तो रिटर्न भी बोलिएगा, इवन कंपैरिजन ऑपरेशन होगा तब भी रिटर्न होगा। फिर सेकेंड ऑपरेशन कौन करेगा, पहला ऑपरेशन ये करेगा, कौन करेगा, और ये सेकेंड ऑपरेशन कौन करेगा, इक्वल। ऑपरेशन ऑपरेटर से होता है बच्चा, तो आई एम यूजिंग 2 ऑपरेटर हियर बच्ची। कौन से 2 ऑपरेटर, इक्वल विच इज असाइनमेंट ऑपरेटर, और ये मॉडुलो विच इज मॉडुलो ऑपरेटर, पता ही आपको। सेकेंड ऑपरेशन क्या होगा, रिटर्न्ड वैल्यू विल बी असाइंड टू द वेरिएबल व्हाट, रैम। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए कि स्टेटमेंट जो हमने लिखा है उसके रन करने से क्या क्या होगा। तो इस स्टेटमेंट के रन करने से क्या क्या काम हुआ, कंफर्म है। नम की वैल्यू को क्या किया जाएगा, 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर रिटर्न किया जाएगा। जैसे इन दिस केस द वैल्यू इज 1 2 3 4 5 एंड व्हेन लूप विल रन फर्स्ट टाइम, तो पूरा नम क्या है 1 2 3 4 5 है, तो 1 2 3 4 5 मॉडुलो 10 से क्या रिटर्न होगा 5, और 5 किसको असाइन हो जाएगा, रैम को असाइन हो जाएगा। अब रैम को आप क्या करिए, डिस्प्ले कर दीजिए। तो ये रैम आपने डिस्प्ले कर दिया, गॉट इट। उसके बाद फिर क्या करना है आपको, डेफिनेटली क्वोशिएंट को नम को असाइन करना है। अब इस कोड के रन करने से क्या होगा, नम की वैल्यू 10 से डिवाइड करके क्वोशिएंट रिटर्न किया जाएगा और इक्वल ऑपरेटर उसे नम को असाइन कर देगा। तो अब नम का वैल्यू हो जाएगा 1 2 4। फिर लूप का कंडीशन चेक किया जाएगा। प्रोसेस कैसे चलता है बच्चा, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस कंडीशन विल बी चेक्ड एंड व्हेन कंडीशन विल बी ट्रू, अगर कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा, तो वाइल वाला कोई लूप का बॉडी रन करेगा। बॉडी में कितने स्टेटमेंट लिखे गए, 3। ये स्टेटमेंट रैम को असाइन करेगा लास्ट डिजिट, ये स्टेटमेंट उस रैम की वैल्यू को डिस्प्ले करेगा, और ये स्टेटमेंट नम में असाइन कर देगा क्वोशिएंट। इसका मतलब हमारे डिजिट 1 by 1 डिस्प्ले कर दिए जाएंगे। तो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है इसमें बच्चा, आपको इनके सारे डिजिट का क्या करना है, सम। कंफर्म है जो मैंने ओरिजिनल क्वेश्चन लिखा था। तो अब सम कैसे करेंगे, द क्वेश्चन इज दैट। अब मैथ सबको आती है, इतना सबको सम करना आता भी होगा। सम करने के लिए अगर मैं कहूं इस नंबर वेरिएबल के सारे डिजिट का सम करिए, और सम करने के लिए आपका जो प्रोसेस है राइट से लेफ्ट है, तो कैसे क्या करेंगे आप बताइए बच्चे, कैसे करिएगा। 5 प्लस 4 करेंगे, 5 प्लस 4 से क्या जनरेट होगा, 9। फिर 9 प्लस 3 किया जाएगा प्रोसेस में, इससे क्या जनरेट हो जाएगा, 12। फिर 12 प्लस 2, इससे क्या पैदा होगा, 14। फिर 14 प्लस 1, इससे क्या जनरेट होगा, 15। Am I right? अब क्वेश्चन आएगा, ये तो हमारा मैथमेटिकल अप्रोच हुआ, मैनुअल अप्रोच हुआ। प्रोग्रामिंग में तो इसके लिए वेरिएबल आएगा। तो आपको ये जो वैल्यू दिख रही है आपको ना, इस वैल्यू को स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। ये डिजिट आपके पास हैं, कहां पर हैं, रैम नाम के वेरिएबल में। बट ये सम को भी तो स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि हम मैथमेटिकल अप्रोच भी लगाते हैं। तो सम पहले 2 नंबर का 2 डिजिट का सम आता है, फिर उस सम में अगला डिजिट ऐड करते हैं, फिर सम में अगला डिजिट ऐड करते हैं। ये हमारा प्रोसेस होता है बच्चा, सबको पता है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कोड वाइज एक और वेरिएबल रैम के साथ साथ डिक्लेयर करेंगे, किस नाम से, सम नाम से, और उसको क्या इनिशियल वैल्यू असाइन कर देंगे, 0। और अब हमारा कोड बन गया। पहला कोड हमारा होगा 0 + 5 बच्चा। मजबूरी में मैं इसके अगेंस्ट हूं, लेकिन मेरे साथ लिमिटेशन है प्रोग्रामिंग में। यानी हमारा जो प्रोसेस होगा अननेसेसरी हमें 0 में पहला डिजिट ऐड करना ही पड़ेगा सम में लाने के लिए, क्योंकि हम लूप के अंदर सारा कोड लिखना चाह रहे हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा एफर्ट वो कोड लिखना पड़ेगा। तो बस कोड हो गया आपका। कोड क्या हो जाएगा, सम
इक्वल टू सम प्लस व्हाट, रैम। अरे हमारा ये सम है, ये रैम है, और ये किसको असाइन हो रहा है, सम को असाइन हो रहा है। बस मैथ में हम लोग उल्टा लिखते हैं, इधर ऐसे लिखते हैं, क्योंकि मैथ में असाइनमेंट किधर होता है, राइट साइड में, इधर किधर होता है, लेफ्ट साइड में। am I right? तो ये कोड बन गया बच्चा, सम इक्वल टू सम प्लस रेस। तो यहां पर बस आप कुछ नहीं करना, सेम कोड रहेगा आपको। बस मैंने अपनी क्लास का नाम चेंज करके क्या कर दिया, फाइंड डिजिट्स सम, है ना। ये मेरा कोड हो गया बच्चा। तो आई नीड वन मोर वेरिएबल, दैट इज व्हाट, सम। और सम को एक वैल्यू आपको देना पड़ेगा बच्चा, दैट इज व्हाट, 0। और यहां पर इसकी जगह क्या कोड आएगा, जो अभी भी मैंने लिखा था, सम इक्वल टू सम प्लस रैम। तो आप अगर ऑन पेपर पहले वर्क कर ले तो आपका कोड लिखना बहुत आसान हो जाएगा। आप लोगों को दिक्कत तो नहीं हो रहा ना, समझ में आ रहा है ना बच्चा। ये सब बेसिक चीजें अभी हैं, बोलिए। अच्छा सॉरी, रैम, इसको कहते हैं कोडिंग मिस्टेक बच्चा। कौन सी मिस्टेक, कोडिंग। इसलिए कभी कांस्टेंट पे काम मत करिए। जैसे ये भी कांस्टेंट है आपका, इसको एक वेरिएबल में रख लीजिए, क्योंकि इसकी वैल्यू 2 बार आप यूज कर रहे हैं और आप लिखने में गलती कर सकते हैं। तो बेटर होगा कीप इट इन अ वेरिएबल, एंड इफ यू डू नॉट वांट टू चेंज इट तो मेक दैट वेरिएबल फाइनल। फाइनल वेरिएबल का क्या प्रॉब्लम है, क्या एडवांटेज है, वैल्यू चेंज नहीं होता। अभी मैं उसको भी करके दिखाऊंगा कि 10 बेहतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर 10 को बार बार यूज कर लिखिएगा तो हो सकता है लिखने में, जैसे मैंने अभी गलती कर दी, आप भी गलती कर जाए। 10 की जगह क्या लिख दें, 11। क्या कंपाइलर एरर देगा कि भैया आपने कोड गलत लिख दिया है? कंपाइलर सिंटैक्स चेक करता, आपकी लॉजिक नहीं चेक करता। तब आपका सम हो जाएगा। और लूप के बाहर, आउटसाइड द लूप, क्या करें आप, सम को डिस्प्ले कर दें। नाउ यू विल सी योर रिजल्ट 15। आया कि नहीं बच्चा? सिर्फ इसी नंबर के लिए नहीं है, कोई भी नंबर होगा उसके सारे डिजिट का क्या करेगा, सम। मेक श्योर द नंबर शुड बी इन द रेंज ऑफ इंट, नहीं तो अभी यहीं पर एरर आ जाएगा। ये कंपाइलेशन, यही तो जावा की ब्यूटी है। देयर इज अ कंपाइलेशन एरर। कंपाइलेशन का ये बेनिफिट होता है बच्चा कि रन टाइम में खतरा नहीं होगा। यानी अगर आप गाड़ी से जा रहे हैं अपने ऑफिस, तो अगर गाड़ी स्टार्ट ही ना हो तो समझ लो ठीक है मामला, पेट्रोल की कमी है, पेट्रोल डलवा लो। बीच में अगर पेट्रोल खत्म हुआ कहीं हाईवे पे तो फिर धक्का मार के लेके जाओ। तो कंपाइलेशन का ये बेनिफिट है। कुछ लैंग्वेजेस है जो कंपाइल नहीं होती, मैं नहीं कहता कि उनके अंदर प्रॉब्लम है, वो बहुत सॉलिड बनाई गई है। जैसे पाइथन कंपाइल नहीं होती है। जावा स्क्रिप्ट में हम लोग बहुत झेलते हैं। जावा स्क्रिप्ट की कोडिंग करते हैं और एरर तो आती नहीं। पता चला कि हमारा अलर्ट लगा के चेक करना पड़ता है कहां पर कंट्रोल गया, कहां पर कंट्रोल नहीं गया, बिकॉज देयर इज नो कंपाइलेशन। वहां गेट एलिमेंट बाय आईडी की स्पेलिंग गलत कर दीजिए, कोई एरर नहीं आएगा, और यहां एरर दिखा रहा है ना। तो कंपाइलेशन से कोड क्या हो जाता है, सेफ्टी मिल जाती है। तो आप चलिए खैर, अब इसके सारे डिजिट का क्या डिस्प्ले कर दिया जाएगा, सम। अब इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन आ जाता है बच्चा, इसी में आ जाता है। अभी हम इसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ा लेवल हाई हो जाएगा, बट लेटर ऑन आई विल डिस्कस। हो सकता है आपको होमवर्क दे दूं कि घर पे करिएगा, वो अभी नहीं। अब मैंने क्या कहा था, इसमें एक छोटा सा इश्यू क्या है बच्चा, वो 10 वाला। क्या वाला, 10 वाला। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें 10 से बार बार डिवाइड करना पड़ रहा है, तो 10 हम नहीं लिखेंगे। यहां पर एक और वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे, और x को क्या साइन कर देंगे, 10। और इस वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय एक कीवर्ड हमने यूज किया बच्चा, 10। क्या यूज किया है, कीवर्ड 10। क्यों, अरे सॉरी, फाइनल। फाइनल का बेनिफिट ये होता है कि नाउ यू कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल। नाउ दिस वेरिएबल बिकम्स अ कांस्टेंट। और आप क्वेश्चन होगा क्यों कांस्टेंट बनाया,
मैं चाहता था कि गलती से, मेरी गलती की वजह से मैं यहां पर जाऊं, नीचे क्या लिख दूं, x इक्वल टू 20, पता चला x 20 हो गया, और डिवाइड किससे होने लगा, 20 से। आई कैन डू दिस मिस्टेक। अब देखिए इस पे एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है? बिकॉज मैंने उसको क्या बना दिया, फाइनल। तो किसी वेरिएबल को अगर आप फाइनल डिक्लेयर करेंगे तो क्या एडवांटेज मिलेगा, वो वेरिएबल। और ये तभी करिएगा जब ऐसा वैल्यू आप यूज कर रहे हैं अपने कोड में बार बार, जिसे आप चेंज नहीं करना चाहते। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी शेप पे काम कर रहे हैं, खासकर सर्किल पे जहां पाई यूज करते हैं, तो पाई का वैल्यू क्या होता है, 3.14 होता है। और अगर आपके एप्लीकेशन में पाई का वैल्यू बार बार यूज हो रहा है तो बार बार उसे लिखिएगा मत, एक वेरिएबल में असाइन कर दीजिए और उस वेरिएबल को क्या डिक्लेयर कर दीजिएगा, फाइनल। फायदा क्या मिलेगा बच्चा, जानबूझ के भी उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर पाएंगे आप, बिकॉज 3.14 इज अ कांस्टेंट। किसी का सैलरी कांस्टेंट नहीं होता बच्चा, सैलरी घटता और बढ़ता है। किसी प्रोडक्ट का प्राइस कांस्टेंट नहीं होता, बट देयर आर सम वैल्यू दैट आर कांस्टेंट, जो हमारे रियल लाइफ में यूज होती है। जैसे मैंने कहा पाई का वैल्यू, जैसे मेरे इस एक्सरसाइज में जितनी भी एक्सरसाइज मेरी चलेंगी सब में मैं मॉडुलो 10 करूंगा और बाई 10 करूंगा। तो अब मैं यहां पर क्या करूंगा, बोलिए, x लगा दूंगा। और x को इसलिए मैंने फाइनल बनाया है, ना भी बनाऊंगा तब भी मेरा काम चल जाएगा, बट बेटर होगा फाइनल बना दिया जाए, इससे इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। अब ये और परफेक्टनेस आ गई इसके अंदर। अभी भी आपका सम डिस्प्ले कर दिया जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसको रिवर्स करो। डिस्प्ले नहीं करना है, रिवर्स करके एक नए वेरिएबल में डालो और फिर चेक करो कि वो पैलिंड्रोम है कि नहीं। पैलिंड्रोम क्या होता है बच्चा, अगर नंबर को लेफ्ट साइड से पढ़िए और राइट साइड से पढ़िए, सेम वैल्यू अगर आवे तो उसको क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोम। और पैलिंड्रोम के दो लॉजिक हैं चेक करने की। पहला लॉजिक इस यहां पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा, वो सबसे सिंपल माना जाता है। किसी भी स्ट्रिंग को या किसी भी नंबर को क्या चेक करना हो, पैलिंड्रोम है कि नहीं, हाउ टू चेक इट। जैसे मुझे नंबर को चेक करना है कि पैलिंड्रोम है कि नहीं। अब जरा लेफ्ट साइड से पढ़िए, क्या पढ़ा जाएगा, 12,321, यही तो पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ेंगे बेटा, 12,321। राइट से पढ़िए 12,321, तो सेम वैल्यू आ रहा है, तो इसका मतलब दिस वैल्यू इज व्हाट, पैलिंड्रोम। अब इसको पैलिंड्रोम करने की, चेक करने की दो लॉजिक है, मैथमेटिकली या मैनुअली। पहला, इसका पहला डिजिट और आखिरी डिजिट मैच कराओ, है ना। तो पहला डिजिट आखिरी मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बोलिए बच्चा। तो पहला और आखिरी मैच कर रहा है। फिर सेकंड और सेकंड लास्ट मैच कराओ, और बीच में आपके पास यू हैव ओनली वन डिजिट। यहां पर कितने डिजिट हैं बच्चा, सिर्फ एक डिजिट है। क्या है, एक डिजिट है, तो उसको छोड़ दीजिए। एक डिजिट के लिए क्यों चेक करेंगे, इसका मतलब दोनों कंडीशन ट्रू है। इसका मतलब ये क्या है, पैलिंड्रोम है कि नहीं बेटा, बोलिए। तो ये सबसे स्टैंडर्ड तरीका होता है पैलिंड्रोम चेक करने का। जैसे अगर रडार को आपको चेक करना है पैलिंड्रोम है कि नहीं, तो पहला आर है और आखिरी में भी क्या है, आर, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल। प्रोग्रामिंग का इक्वल डबल एक होता है, और यानी ट्रू है। और सेकंड ए है और लास्ट, सेकंड लास्ट भी क्या है, और बीच में एक बच्चा, किसका मतलब ये भी क्या है, पैलिंड्रोम है। ये चेक करते हैं, ए के इक्वल है, बी के इक्वल है, सी लास्ट वाले सी के इक्वल है, एक डी बच रहा है, इसका मतलब इट इज आल्सो पैलिंड्रोम। ये सबसे छोटा माना जाता है, सबसे आसान तरीका माना जाता है। लेकिन जहां पर ये पॉसिबल ना हो, जैसे हमारा जब हम प्रोग्रामिंग में जाएंगे तो ये पॉसिबल डिजिट के साथ नहीं हो पाएगा, एरे में हो जाएगा आराम से, क्योंकि एरे में इंडेक्सिंग होती है बच्चा, यानी पहला 0 इंडेक्स पे होगा, आखिरी n-1 पे होगा, फिर इंडेक्स 1, फिर n-2 को, तो मैच आराम से करा लेंगे। क्लियर है कि नहीं है। लेकिन यहां कैसे हो पाएगा, तो एक सेकंड तरीका है, रिवर्स कर दो।
अब जैसे इसको रिवर्स करिएगा तो ये हमारी नम है और रिवर्स वैल्यू भी क्या होगी, सेम होगी कि नहीं होगी। जब आप इसको रिवर्स करोगे तो मान लो रिवर्स वैल्यू हमारी ये है और ये भी यही आएगा 1 2 3 2 1 और फिर दोनों को मैच करा दो। ये अगर नम और रेम आपस में क्या है, इक्वल है, देन प्रिंट व्हाट, पैलिंड्रोम, एल्स नॉट पैलिंड्रोम। तो रिवर्स वाला थोड़ा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका अच्छा नहीं माना जाता, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाता है बच्चा बिग O ऑफ n। कौन क्या हो जाता है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या हो जाती है, बिग O ऑफ n हो जाती है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दो चीज होती है रिवर्स वाले में। लेकिन जो आप अगर आप वो वाला करेंगे जिसमें मैच करा रहे थे हम लोग पहले को और आखिरी को, सेकंड लास्ट को, तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाता है बिग O ऑफ n/2। क्या हो जाता है पता ना, बिग O नोटेशन से यूज करते हैं। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ 1 ही रहता है क्योंकि एक ही वेरिएबल से हो जा रहा है। कौन से वेरिएबल से, वही जो है, लेकिन हर जगह वो पॉसिबल नहीं है, जैसे यहाँ नहीं पॉसिबल है। तो यहाँ मुझे क्या करना होगा, पैलिंड्रोम चेक करने के लिए नंबर के डिजिट को रिवर्स करके एक एक्स्ट्रा वेरिएबल में रखना पड़ेगा। फिर ओरिजिनल वेरिएबल की वैल्यू को मैं क्या देखूंगा कि वो रिवर्स वाले वेरिएबल के इक्वल है कि, अगर दोनों इक्वल हो गया तो पैलिंड्रोम है, वैसी सीधी बात है। कंफर्म है। तो हम क्या करने जा रहे हैं बच्चा, हमारे इस केस में चूंकि हम डिजिट को पहले वाले को लेने का हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं, आखिरी वाला तो हम रिमाइंडर से ले लेंगे, लेकिन पहला वाला नहीं मिल पाएगा मैथमेटिकल अप्रोच से, तो मजबूरन हमें क्या करना होगा, रिवर्स। तो लेट्स डू इट। हम क्या करने जा रहे हैं, अपने नम की वैल्यू को रिवर्स करने जा रहे हैं। अब रिवर्स कैसे करेंगे जरा उसको समझिएगा। रिवर्स करने का तरीका क्या होगा, अगर नम में ये नंबर है इसको रिवर्स हम कैसे करेंगे। चलिए एक मैथ आपको बताता हूं, मैथ से हो जाएगा, सिंपल मैथ है। आप इसका लास्ट डिजिट लीजिए, ठीक है, लास्ट डिजिट आपके सामने है। तो लास्ट डिजिट हमारा क्या है, 3 है। एक सम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर लीजिए, सम नाम का वेरिएबल, एक सम ले लेते हैं बच्चा, और सम का इनिशियल वैल्यू रखिए 0। सॉरी, सम का इनिशियल वैल्यू क्या कर दीजिए। अब एक फार्मूला लिखिए, मैथ का फार्मूला है सम इक्वल टू सम इनटू 10 प्लस रैम। ये मैथ का है, मैं तो खाली प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट कर रहा हूं। ये फार्मूले को चला दीजिए, इसी कोड को चला दीजिए, आपका रिवर्स हो जाएगा, यानी जो सम में वैल्यू जाएगा दैट वुड बी रिवर्स वैल्यू। अब चलिए इसको अप्लाई करते हैं, लेट्स अप्लाई इट। पहली बार में सम क्या है हमारा 0 है, और रैम क्या प्रोड्यूस होगा बच्चा 3। तो जब ये कोड रन करेगा तो सम का वैल्यू क्या हो जाएगा, नहीं बोल पा रहे हैं आप लोग, 3। अरे सम का 0 मल्टीप्लाई होगा 10 से तो क्या प्रोड्यूस होगा 0 काजल, और फिर इसमें रैम का वैल्यू 3 ऐड किया जाएगा तो सम को क्या असाइन हो जाएगा, 3 असाइन हो जाएगा, तो सम का वैल्यू 3 हो जाएगा। फिर अगली बार से रैम का वैल्यू क्या आएगा 2, फिर यही कोड रन कराइए। अब 3 को मल्टीप्लाई करिए 10 से, वो जो हम लोग करते थे ना गांव में, इकाई दहाई सैकड़ा, राइट साइड से चलते थे तो ऐसे चलते थे, है ना। तो अब सेकंड टाइम जब आएगा सेकंड डिजिट के लिए, राइट से करिएगा तो सेकंड डिजिट के लिए, तो 3 को 10 से मल्टीप्लाई करिए, क्या पैदा होगा 30, और 30 रैम 2 इसके साथ प्लस कर दीजिए तो क्या जनरेट हो जाएगा 32। फिर अगली बार में रैम का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हुआ। अब फिर यही प्रोसेस, यही फार्मूला चलेगा। सम का वैल्यू 32 है, 32 मल्टीप्लाई बाई 10 320, और 320 प्लस 1 321। तो व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ सम, और रैम का वैल्यू आपको, रैम क्या, आप तो नम 0 हो जाएगा, लूप क्या हो जाएगा टर्मिनेट हो जाएगा। रिवर्स हो गया कि नहीं हो गया, क्लियर। तो रिवर्स कैसे करेंगे, कंफर्म है ना बच्चा। यही बस फार्मूला लिख देंगे, जहां हमने लिखा था सम इक्वल टू सम प्लस रैम, वहां लिख देंगे सम इक्वल टू सम इनटू 10 प्लस 10। ये मैथ से हुआ है। कौन सा अप्रोच है बच्चा, मैथमेटिकल अप्रोच। पीछे क्लियर हो रहा ना,
ये कोड जावा का देखे ना, सम इंटू 10। ये तो आप एक 1 by 1 मैंने करके दिखाया बच्चा, 1 by 1 मैंने करके दिखाया। अभी मैं इसका डायग्राम भी दिखा दूंगा, डायरन दिखा दूंगा, देखिएगा आप लोग। तो अगला हमारा कोड क्या लिखने जा रहे हैं हम, डिजिट को क्या करना है, रिवर्स करना। आई वांट टू रिवर्स द डिजिट ऑफ दिस नंबर। तो हमारे दो वेरिएबल बनेंगे। अब x हटा दीजिएगा, 10 ही रखिएगा। अब x का यूज अब मैंने बता ही दिया। रैम को क्या करेंगे, मॉड 10। अच्छा, इसको थोड़ा काट देते हैं। कभी कभी आप थोड़ा स्मार्ट बनिए। मैं चाहता हूं कि अननेसेसरी वेरिएबल कम बनाया जाए, ज्यादा बेहतर है। सिर्फ सम ले लीजिए और यहाँ क्या लिख दीजिए, सम इक्वल टू सम इंटू 10 प्लस, थोड़ा स्टैंडर्ड हम बढ़ा रहे हैं आपका, नम मॉड 10। और इसको भी थोड़ा स्मार्ट कर रहा हूं, सम बाई इक्वल टू 10। वो मैंने अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर लिया है ना बेटा। अब इस कोड को एक बार एक्सप्लेन कर दूं, समझ में आ जाएगा, एक बार में आइडिया हो जाएगा कि क्या होगा बच्चा। चलिए, ये हमारा कोड है। दिस इज माई कोड। मैं इसका ड्राई रन दिखा रहा हूं आपको। क्या ड्राई रन, दिस इज द वैल्यू ऑफ सम। सम का वैल्यू क्या है, 0। दिस इज द वैल्यू ऑफ नम। नम का वैल्यू क्या है, 1 2 3 4। और इसी के लिए कोड मुझे रन कराना है। तो हम दो वेरिएबल यहां डिक्लेयर करेंगे। कॉपी में अगर करना है तो सम इक्वल टू 1 2 3 4 और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नम, सॉरी सम। सम का वैल्यू क्या है, 0। अब हमारा ये कंडीशन चेक किया जाएगा, कंडीशन ट्रू। कंडीशन क्या है, कंडीशन इज ट्रू, क्योंकि नम क्या है 1 2 3 4। कंडीशन ट्रू होगा तो ये कोड रन करेगा। अब इस कोड में कुल कितने ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, हाउ मेनी ऑपरेशंस, टोटल ऑपरेशन जो परफॉर्म हो रहे हैं बच्चा, एक मल्टीप्लाई का, एक एडिशन का, एक मॉडुलो का और एक इक्वल का। हाउ मेनी ऑपरेशंस आर देयर, 4। तो पहला मल्टीप्लाई वाला ऑपरेशन चलेगा, तो सम को 10 से डिवाइड करके क्या जनरेट कर दिया जाएगा, 0, क्योंकि सम का वैल्यू 0 है। 0 मल्टीप्लाइड बाई 10 क्या होगा बच्चा, 0। फिर नम मॉडुलो 10 से क्या रिटर्न होगा, तो प्लस के लेफ्ट में क्या रिटर्न हुआ, प्लस के लेफ्ट में 0 रिटर्न हुआ। तो हमारा कोड क्या बन जाएगा, सम इक्वल टू 0 प्लस, और ये क्या रिटर्न करेगा बच्चा, नम मॉडुलो 10 से 4 रिटर्न करेगा, तो 4। इससे सम का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चा, इससे सम का वैल्यू हो जाएगा हमारा 4। और ये वाला कोड रन करेगा तो क्या काम होगा, नम की वैल्यू को 10 से डिवाइड करके जो क्वोशिएंट रिटर्न होगा वो नम को असाइन कर दिया जाएगा, स्लैश इक्वल टू। इसको हम अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, जो मैंने पिछली बार अलग करके लिखा था। तो अब की बार इस कोड से क्या हो जाएगा, नम का वैल्यू चेंज होके हो जाएगा 1 2 3, है ना, कंफर्म। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारा कंडीशन दोबारा फिर क्या होगा, ट्रू होगा। कंडीशन ट्रू होगा, फिर ये वाला कोड रन करेगा। इस बार इस कोड में यहां क्या होगा, सम इक्वल टू सम इंटू 10, तो 4 इंटू 10, 4 इंटू 10 से क्या जनरेट होगा, 40। और नम मॉडुलो 10 से क्या जनरेट, नम मॉडुलो 10 से क्या जनरेट होगा बच्चा, 3, क्योंकि ये 1 2 3 है, कंफर्म है ना। और 40 में 3 प्लस किया जाएगा तो क्या आ जाएगा, 43। इसका मतलब अब क्या हो जाएगा हमारा सम का वैल्यू 43, और फिर नम का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 43 है सॉरी, और नम का वैल्यू क्या होगा 12। कंडीशन फिर ट्रू हो जाएगा। फिर सम वाला कोड रन कराइए, 43 इंटू 10 430 प्लस, और नम मॉडुलो 10 से क्या जनरेट होगा, 2। तो 430 में 2 प्लस करेंगे तो क्या जनरेट हो जाएगा, 432। राइट, अपेंड होता चला जा रहा है, समझ लीजिए। और फिर इसके बाद क्या होगा, सम का वैल्यू, नम का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। अब की बार ये कोड रन करेगा तो डेफिनेटली 432
0 प्लस क्या कर दिया जाएगा 1, और इससे क्या रिजल्ट पैदा हो जाएगा 4 3 2 1, और नम का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, लूप हो जाएगा टर्मिनेट। तो आप इसे सम को डिस्प्ले करिए, देखिए सम हमारा क्या हो जाएगा, सम हमारा हो जाएगा 4 3 2 1। हो गया? कंफर्म है बच्चा लॉजिक कैसे ये वर्क कर रहा है? कोड क्या था हमारा, रिवर्स कर रहे थे, क्या नम के डिजिट को एक दूसरे वेरिएबल में रख रहे थे, और सम हमारा रिवर्स वेरिएबल मान के चले। अब हमें क्या चेक करना है, पैलिंड्रोम। क्या चेक करना है, जो हम नंबर दिए हैं वो पैलिंड्रोम है कि नहीं है? कंफर्म है? यहां तक तो कोड हमारा सही है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, देखिएगा इसमें एक गलती मैं करने जा रहा हूं। मैं यहां पर नम को मैच कराऊंगा किससे, सम से। अगर नम और सम आपस में, नम हमारा ओरिजिनल नंबर था और सम हमारा क्या है, रिवर्स वाला नंबर, अगर इसके इक्वल होगा तो यहां पर मैसेज क्या आ जाएगा, मैसेज हम दे देंगे नंबर इज पैलिंड्रोम, एल्स नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। ये कोड 100% इनकरेक्ट है। अब आप लोगों को जज करना है कि मैंने गलती कहां की है। अब देखिए क्यों इनकरेक्ट कह रहा हूं मैं, जरा जज चेक करते हैं, रन कराते हैं इसको। रन करने पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, प्रॉब्लम रिजल्ट में आएगा। कह रहा नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम, है भी नहीं। लेकिन अगर मैं यहां पर 2 1 कर दूं तो नंबर पैलिंड्रोम है कि नहीं, बट अभी भी क्या मैसेज आएगा, नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। आपको गेस करना वैसा क्यों हो रहा है, जबकि ये जो कंडीशन तो मैंने सही लगाई है, कंडीशन में नहीं प्रॉब्लम है बच्चा। देयर इज नो प्रॉब्लम इन माई कंडीशन, प्रॉब्लम इज समवेयर एल्स। तो आपको गेस करना है कि इसमें मैंने क्या प्रॉब्लम कर दी। निकाली है सर, उसमें सर जो वैल्यू है नम की वो चेंज हो जाएगी। क्या नाम है आपका? कुलदीप। कुलदीप ने कहा जो नम का वैल्यू है आपका, जिसमें ओरिजिनल नंबर था 1 2 3 2 1, वो लूप से 0 हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है, तो फिर तो ओरिजिनल वैल्यू रही नहीं ना हमारे पास। तो जो मैच करा रहे हैं हम किससे, नम से। नम से, नम में तो 0 हो चुका है ना। बोलिए, जब आपका ये लूप नम को यूज कर रहा है बच्चा, तो लूप टर्मिनेट कब होगा, जब नम 0 हो जाएगा। तो फिर तो ओरिजिनल वैल्यू तो आपके पास है ही नहीं। तो नम में जब 0 को मैच कराएगा तो डेफिनेटली सम तो गया हमारा, सम तो कुछ और है। तो ये मिस्टेक मैंने की है। तो क्या करना होगा मुझे, एक और वेरिएबल लेके नम की वैल्यू उसको क्या कर दो, असाइन कर दो। गॉट इट और नॉट? या यहां पर आप एक टेम्प ले लीजिए और टेम्प में किसकी वैल्यू असाइन कर दीजिए, नम की वैल्यू। और इसको इस वाले ऑपरेशन में किसको यूज करिए, टेम्प को यूज करिए। यहां भी टेम्प और यहां भी क्या ले लीजिए, टेम्प। अब नम एज इट इज रहेगा, नम को जो असाइन किया था वही रहेगा बच्चा। नम को हमने क्या असाइन किया था इनिशियली, 1 2 3 2 1, तो नम विल रिमेन सेम, नम विल नॉट बी चेंज्ड, है ना। और आप एक काम और कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन में, अगर आप चाहते हैं कि नम चेंज ना हो तो नम को क्या डिक्लेयर कर दीजिए, फाइनल। ये बेहतर रहेगा। हाँ, क्योंकि ये इसमें वैल्यू बार बार चेंज हो रही है, तो इसको तो आप फाइनल मत करिए। ये सेफ गार्ड कहते हैं ना, सेफ्टी ले रहे हैं आप, बेहतर पड़ेगा। अब आप रन कराइए, आपका नंबर क्या आ रहा है, पैलिंड्रोम में, क्योंकि नम तो चेंज हो ही नहीं करेगा। इस कोड से क्या होगा बच्चा, 2 ऑपरेशन होगा। एक तो टेम्प नाम से वेरिएबल क्रिएट होगा और नम का वैल्यू उसे असाइन कर दिया जाएगा। अब मेरा लूप टेम्प को यूज कर रहा है बच्चा, यानी 2 जगह। अब ये नंबर कहां रख दिया गया, 2 जगह। 2 मतलब नम में भी है और टेम्प में भी है।
कंफर्म है ना? यानी इसकी डुप्लीकेसी हो गई बच्चा, रेफरेंस नहीं होता, डुप्लीकेसी होती है। इसीलिए तो ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आया कि वैल्यू बार बार डुप्लीकेट ना हो। आपने पढ़ा होगा कॉल बाई वैल्यू, कॉल बाई रेफरेंस। यही बेनिफिट है कॉल बाई रेफरेंस का, कॉल बाई एड्रेस का, कि डायरेक्ट वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो कहानी समझ में आई पैलिंड्रोम वाली बच्चा? एकदम कोड समझिएगा जैसा हमने किया था। और कभी भी कोई भी कोड लिखिए पहले कॉपी में चेक करिए, खुद का दिमाग लगाइए, कोड पे फोकस मत करिए। कोड तो आप लिख ही देंगे, थोड़ा मोड़ा गलती आ सकती है, जैसा हम मिस्टेक कर सकते हैं, फिर सोचेंगे तो हमको लगेगा, है ना? तो ये है कहानी हमारी। तो इस तरह से हमने चेक किया कैसे नंबर को क्या निकालेंगे, पैलिंड्रोम है कि नहीं। अच्छा, ये सही तरीका नहीं है बच्चा। प्रोग्रामिंग का सही तरीका है कि हर काम के लिए मेथड बनाइए, और हम सारा कोड कहां लिख दे रहे हैं? मेन मेथड में। तो अब इसी कोड को हम क्या करने जा रहे हैं? एक मेथड से करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा जावा में मेन के अलावा और मेथड कैसे बनाए जाते हैं, और उस मेथड का नाम क्या रखेंगे, उस मेथड का रिटर्न टाइप क्या रखेंगे। जैसे ये रिटर्न टाइप है, मेन मेथड का तो फिक्स है, पता है आपको। तो इसी सेम काम के लिए, पैलिंड्रोम के लिए, मैं एक मेथड बनाऊंगा बच्चा। ऊपर डिक्लेयर करूंगा, मेथड का मॉडिफायर स्टैटिक रखूंगा। चूंकि मेथड को क्या करना है, बताना है कि नंबर पैलिंड्रोम है कि, तो मेथड का बताने के लिए क्या होता है प्रोग्रामिंग बच्चा? बुलियन। आप बताओगे पैलिंड्रोम है तो यस, और नहीं होगा तो नो। इसका रिटर्न टाइप क्या रखा जाएगा? बुलियन। और मेथड का नाम देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मेथड का नाम रख रहा हूं इज पैलिंड्रोम। और जावा में किसी भी मेथड का नाम बच्चा कैमल केस में रखा जाता है। और इसको क्या चाहिए? वो नंबर चाहिए जिस नंबर को चेक करना है पैलिंड्रोम है कि नहीं। तो नम नाम का एक इसके अंदर क्या डिक्लेयर कर दिया मैंने? आर्गुमेंट कहते हैं इसको। इसका मतलब अगर कोई मेथड है बच्चा और आप उसको कॉल कर रहे हो और कह रहे हो बताओ कि नंबर पैलिंड्रोम है कि नहीं, तो कहेगा ना मुझे नंबर तो दो। तो मेथड विल एक्सेप्ट नंबर एज अ पैरामीटर। कब? जब आप उसे कॉल करोगे। तो ये नम नाम के वेरिएबल को क्या कर लेगा? असाइन कर लेगा। और इसको भी यहां डिक्लेयर क्या कर दीजिएगा आप? फाइनल, जिससे इसकी वैल्यू चेंज ना हो। एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि रिटर्न नहीं लिखा हमने। जब भी मेथड का रिटर्न टाइप देंगे ना बच्चा, वाइड नहीं कुछ और, तो एक रिटर्न स्टेटमेंट लिखना क्या होता है? मैंडेटरी होता है। अभी मैंने जानबूझ के रिटर्न क्या लिख दिया है? फॉल्स। अब मैं कोड लिखूंगा। क्या कोड? यही वाला कोड दिख रहा है आपको? पूरा कोड देखिए आप। कट करके यहां क्या कर दीजिए? पेस्ट। और यहां पर क्या करेंगे? इफ में यहां पर मेथड कॉल करेंगे क्या? इफ पैलिंड्रोम। और इसके अंदर नम की वैल्यू क्या करेंगे? पास कर देंगे। नम किसके पास है? मेन के पास। जो मेन के पास है नम, इसको पास कर दीजिएगा। अब देखिएगा थोड़ा सा मैं लेवल बढ़ा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि इस लेवल पे आप जाएं, नहीं तो बहुत बेसिक लेवल हो जाएगा, आपको मजा नहीं आएगा, आपका स्टैंडर्ड नहीं बढ़ पाएगा। यहां से स्टार्ट करते हैं, सबसे ऊपर से। ये नम अलग है, ये नम अलग है, दो अलग अलग नम वेरिएबल है बच्चा। ये नम वेरिएबल किसका है? मेन का। और ये नम भी एक वेरिएबल है, बट हम पैरामीटर बोलते हैं, आर्गुमेंट बोलते हैं, बट टेक्निकली क्या है? वेरिएबल है। ठीक है। अब ये क्या कर रहा है? मेन मेथड। मेन मेथड में यहां देखिए इफ के अंदर कुछ मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है, जबकि आपने देखा होगा इफ के अंदर कंडीशन लिखी जाती है। गलत है। इफ के अंदर कंडीशन नहीं होती। इफ के अंदर वो स्टेटमेंट लिखा जाएगा जो बुलियन वैल्यू रिटर्न करे। अगर पूछा जाए इफ के अंदर क्या लिखा जाता है, कंडीशन होता, तो आप बोलिएगा नो, द स्टेटमेंट दैट रिटर्न्स बुलियन वैल्यू। तो इफ के राउंड ब्रैकेट में क्या अलाउड है बच्चा? द स्टेटमेंट दैट रिटर्न्स बुलियन वैल्यू। अब क्वेश्चन होगा क्या ये स्टेटमेंट है? यस। इस पैलिंड्रोम नाम एक स्टेटमेंट है। कौन सा स्टेटमेंट? इस पैलिंड्रोम नाम का मेथड कॉल हो रहा है। कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो मेथड कॉल होना क्या है एक बच्चा? स्टेटमेंट है। अगर मैं यहां लिख दूं नम इक्वल टू 10, तो ये भी क्या है? स्टेटमेंट है। इसको हम लोग बोलते हैं कंपैरिजन रिलेशनल स्टेटमेंट। कौन सा? और ये स्टेटमेंट रन करेगा तो क्या रिटर्न करेगा? बुलियन वैल्यू।
बोलिए क्या रिटर्न करेगा? ये भी एक स्टेटमेंट है, इसको असाइनमेंट बोलते हैं, आपको पता है ना असाइनमेंट, बट इसमें एरर आ रहा है। क्यों? बिकॉज दिस स्टेटमेंट विल नॉट रिटर्न अ बुलियन वैल्यू। तो इफ को राउंड ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा जाएगा बच्चा? वो स्टेटमेंट लिखा जाएगा जो क्या रिटर्न करे? बोलिए बच्ची, द स्टेटमेंट दैट कैन रिटर्न व्हाट? बुलियन वैल्यू, एंड दिस विल बी चेक्ड बाय कंपाइलर। याद रखिएगा, ये कौन चेक करेगा? कंपाइलर। तो इफ की बॉडी में आप क्या लिखेंगे? द स्टेटमेंट दैट रिटर्न्स बुलियन वैल्यू। एम आई राइट? ये एरर क्यों आ रहा है? जैसे अगर हम यहां लिख दें num प्लस 20, इस पे भी एरर आ रहा होगा, बिकॉज ये भी एक स्टेटमेंट है, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन कहते हैं इसको। क्या ये स्टेटमेंट रन करने पर बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा? जी नहीं, ये रन करने पर इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। कैसा वैल्यू रिटर्न करेगा? इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। लेकिन अगर मैंने क्या लिख दिया? नम ग्रेटर देन 20, इट इज करेक्ट फॉर द कंपाइलर। व्हाई? बिकॉज दिस इज रिलेशनल स्टेटमेंट, कंपैरिजन है बच्चा, और कंपैरिजन स्टेटमेंट क्या रिटर्न करता है? बुलियन वैल्यू। तो दिस इज आल्सो करेक्ट। एम आई राइट? तो याद रखिएगा, इफ का जब राउंड ब्रैकेट होता है वहां पर आप क्या लिखेंगे स्टेटमेंट में? जो स्टेटमेंट लिखा जाएगा बच्चा, जो या तो खुद बुलियन हो या बुलियन वैल्यू रिटर्न करे। फॉर एग्जांपल, अब अगर हमने x लिख दिया बच्चा यहां पर, तो ये करेक्ट हो गया कि नहीं? बिकॉज x इटसेल्फ इज द बुलियन। अरे बुलियन टाइप का क्या है? वेरिएबल है भाई, तो ये तो ऑलरेडी बुलियन है। अब अगर आपने यहां पर भी अलाउ कर दिया गया, अब अगर मैंने यहां क्या लिख दिया? ट्रू। ट्रू इज आल्सो अ बुलियन वैल्यू। यही तो बुलियन वैल्यू जावा में है। अब मैंने एक स्टेटमेंट और लिख दिया, ये क्या है? पहली बात, स्टेटमेंट है। कौन सा स्टेटमेंट? जावा में इसको क्या बोलते हैं? मेथड कॉल करना। इस स्टेटमेंट को क्या बोला जाता है? इन्वोकिंग मेथड या कॉलिंग मेथड। इससे मेथड रन करता है बच्चा, और स्टेटमेंट भी रन करता है। जैसे आपने लिखा था नम ग्रेटर देन 20, तो वो रन करेगा ना, और रन करने पर क्या रिटर्न करेगा? बुलियन वैल्यू। बोलो, आपने लिखा नम डबल इक्वल टू 20, वो भी रन करेगा, तो भी क्या रिटर्न करेगा? बुलियन वैल्यू। और यहां आपने क्या किया? इस पैलिंड्रोम नाम का मेथड इसमें इन्वोक कर दिया, वो भी रन करेगा, और रन करने पर क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स मत बोलिएगा, बुलियन वैल्यू। बिकॉज द रिटर्न टाइप देखिए ना, अंदर मत देखिए, इसका रिटर्न टाइप क्या है? बुलियन है। अगर इसका रिटर्न टाइप इंट होता तो यहां पर एरर आ जाता। क्यों? बिकॉज दिस स्टेटमेंट इज रिटर्निंग विच वैल्यू? इंट वैल्यू। और इफ को क्या चाहिए? बुलियन वैल्यू। क्लियर हो गई कहानी? बताए सबको? समझ में आ रहा ना बच्चा? ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि तुम लोगों को बेसिक ही है एकदम, पर ये सब लेवल पे थोड़ा जाइए। हाँ, अब बताइए ये मेथड कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है? आप कहोगे दिस मेथड इज विल ऑलवेज रिटर्न ट्रू फॉल्स। हमेशा क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स, चाहे जो वैल्यू इसे मिले। तो अब मैं यहां पर क्या लिखूंगा? यहां पर एक बुलियन टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा, रेज, और रेज में लिख दूंगा नम डबल इक्वल सम, और यहां से रिटर्न क्या कर दूंगा? रेज। अब मेरा कोड देखिएगा, थोड़ा सा लेवल बढ़ाया मैंने। मैं चाहता हूं कि इस लेवल पे आप जाएं, तभी आप सीख पाएंगे बच्चा। बहुत बेसिक लेवल पे सभी जानते हैं। अब जरा इस मेथड को समझिए आप। ये जो प्रोसेस हमने लिखा है वो फॉर व्हाट? रिवर्स करने के लिए। यहां से यहां तक कोड किस लिए बच्चा? बोलिए, रिवर्स करने के लिए। तो ये जो कोड मैं लिख रहा हूं, यहां से कोड टू रिवर्स नम को क्या करने के लिए? रिवर्स करने के लिए। एंड असाइन रिवर्स वैल्यू इन सम।
किसमें असाइन करने के लिए, सम। यानी यहां से यहां तक कोड रन करेगा तो क्या होगा बच्चा, नम का वैल्यू रिवर्स होके किसको असाइन हो जाएगा, सम को। कंफर्म है। फिर ये कोड क्या करेगा, कोड टू कंपेयर वैल्यू ऑफ नम एंड सम। नम और सम की वैल्यू क्या कर रहा हूं, कंपेयर। और कंपेयर होगा तो क्या क्या होगा, इसमें देखिए 3 काम हो रहा है बच्चा। एक तो रेज नम का वेरिएबल क्रिएट होगा, फिर नम का वैल्यू सम की वैल्यू से कंपेयर किया जाएगा, और सबसे आखिरी में जो रिटर्न होगा असाइन होगा। तो क्या क्या ऑपरेशन यहां परफॉर्म होगा, नम का वैल्यू जो कि आपको पता है यहां से जो मिलेगा वही रहेगा, सम का वैल्यू क्या होगा, रिवर्स वैल्यू होगा, रिवर्स वैल्यू सम का वैल्यू होगा, दोनों कंपेयर किया जाएगा, और कंपेयर करके जो भी ट्रू या फॉल्स होगा किसको असाइन होगा, रेज को। और फाइनली ये मेथड क्या करेगा, रेज की वैल्यू रिटर्न कर देगा किसको, कॉलर को, और यहां पर इफ को मिल जाएगा। अब इफ को इसी मेथड से या तो ट्रू मिलेगा या तो फॉल्स, क्योंकि यहां पर हमने फॉल्स नहीं लिखा, हमने रेज लिखा है, और रेज इज नॉट अ वैल्यू, इट इज अ वेरिएबल। और इस वेरिएबल को क्या असाइन होगा बच्चा, ईदर ट्रू और फॉल्स। इस कंपैरिजन के बाद अगर दोनों इक्वल हुआ, यानी नम का जो वैल्यू है और सम का वैल्यू दोनों अगर आपस में क्या हुआ, इक्वल, तो दिस इक्वल ऑपरेटर विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज दिस इक्वल ऑपरेटर विल रिटर्न फॉल्स। Am I right? तो मेथड का क्या बेनिफिट होता है बच्चा, रीयूजेबिलिटी आ जाती। तो हमेशा ऐसे कोड के लिए क्या डिफाइन किया करिए, मेथड। देखिए मैसेज क्या आएगा, नंबर इज पैलिंड्रोम। अब नंबर में चेंज करता हूं बच्चे, यहां से इस बार क्या रिजल्ट आना चाहिए, और ये कम मैसेज कौन दे रहा है, मैसेज आपका मेन मेथड दे रहा है, क्योंकि मेन मेथड का काम था, नंबर किसके पास था एक्चुअली, मेन मेथड के पास था। और इसको क्या टास्क करना था, इसे बताना था कि जो नंबर उसके पास है वो पैलिंड्रोम है कि उसने खुद नहीं किया, इसके लिए दूसरे मेथड को दे दिया, किस मेथड को कॉल कर दिया, इज पैलिंड्रोम। इस पैलिंड्रोम को उसने नंबर दिया और उसने वहां से रिटर्न किया ट्रू या फॉल्स। तो इसके बेसिस पर ये मैसेज आ रहा है। तो इस तरह से आप लोग अपना मेथड वगैरह बनाया करिएगा। क्लियर है, इस मेथड में कोई डाउट हो तो पूछ लें आप लोग। काजल समझ में आ रहा है, आपका नाम भूल गया, गौरव, आपका बेटा अखिलेश, और आप कुलदेव, क्या नाम आपका, हरिकेश। ओके, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत किसी को हो रही है, ऑनलाइन आप लोगों को क्लियर है, दोज हु आर अटेंडिंग माय क्लास ऑनलाइन, क्लियर होना चाहिए सबको। इधर साइड में तो सोचिए, ये वाइल का रिक्वायरमेंट था, वाइल से सारी चीजें हो रही थी। अब इसमें आपके लिए जो होमवर्क है वो क्या है, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन क्या था ये आप घर पे ट्राई करिएगा और कर लेंगे आई होप। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था, आपको जो नंबर दिया जाएगा उसके सारे डिजिट का सम करना है। अच्छा, अब अगर इसका मुझे मेथड बनाना हो तो कैसे बनाऊंगा, मैं चाहता हूं कि ये मेन एक खुद ना करे, मेथड हो, मेथड को कॉल कर ले, और वो मेथड किस लिए बना हो, सारे डिजिट का सम क्या करे, रिटर्न करे, प्रिंट ना करे। प्रिंट तो मेन करेगा, अरे मेन को प्रिंट कराना था ना, काम किसको करना था, मेन को। तो मेन ने कहा मैं डिजिट का सम नहीं करूंगा, करवाऊंगा। अब मेन क्या करेगा बताएं, तो मेन एक मेथड बनाएगा, मतलब मेन का मतलब आप बनाओगे, एक मेथड बना लीजिए जो मेन की क्या करेगा, हेल्प करेगा। लेट मी डिफाइन दैट मेथड। स्टैटिक जरूर बनाइएगा, अभी जब तक मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टार्ट ना करूं तब तक क्या बनाइएगा, स्टैटिक। रिटर्न टाइप क्या रहेगा, क्योंकि ये सम रिटर्न करेगा बच्चा, समझ में आया। तो रिटर्न टाइप क्या होगा, इंट। मेथड का नाम फाइंड सम ऑफ डिजिट्स।
मेथड का नाम बड़ा रखने से घबराइएगा मत, लेकिन नेमिंग कन्वेंशन को थोड़ा मीनिंगफुल करिएगा। और इसको क्या चाहिए, वो नंबर चाहिए जिसके सारे डिजिट का क्या रिटर्न करना है, सम, और ये कोड इसके अंदर लिख दीजिए। और रैम वेरिएबल को आप हटा दीजिए, चूंकि रैम वेरिएबल की आपको जरूरत नहीं है। मैंने बताया था कि रैम को हम थोड़ा शॉर्ट करेंगे। और यहाँ क्या लिख देंगे, नम मॉड वाट 10, और जब ये सम लिख उठेगा तो हम यहाँ से रिटर्न में क्या कर देंगे, सम। बस हो गया, काम खत्म। और यहाँ पर कौन सा मेथड कॉल कर लीजिए आप, प्रिंट एनल में ही कॉल कर लीजिए, फाइंड डिजिट्स ऑफ सम, और इसको क्या पास कर दीजिए, नम। ये मेन का कोड हो जाएगा बच्चा। देख लें आप लोग, सारे डिजिट का सम दे रहा है। एक बार मेथड को चेक कर लें आप लोग, ऊपर से नीचे तक पूरा कोड सामने है। कितना इजी हो गया मेथड बनाने से। अब इसका बेनिफिट क्या हुआ, मेन के पास अगर 3 अलग अलग नंबर है और तीनों नंबर का सम एक साथ चाहता है तो 3 बार मेथड को क्या कर ले, कॉल कर ले। और चाहे तो डायरेक्ट पास कर दे, यहाँ पर क्या करिए, नंबर डायरेक्ट पास कर दीजिए। देख लें आप, बेनिफिट देखें आप इसका, आप इसमें वैल्यू डायरेक्ट पास कर दीजिए। मेथड बनाने का ये बेनिफिट है। पहली बार मेथड इस नंबर, पहली बार मेथड को पैरामीटर में क्या मिलेगा, ये नंबर मिलेगा, सेकंड टाइम ये नंबर मिलेगा, थर्ड टाइम 1 by 1 ये सबका सम रिटर्न करेगा। देख ले, गॉट इट और नॉट। ऑनलाइन बच्चा लोग, काजल समझ में आ रहा है बेटा मेथड कैसे बनेगा, पीछे बताएं आप लोग। दोनों बच्चियां, क्या नाम आपका, अनु, आपका राजलक्ष्मी। आप लोग फुल स्टैक के लिए हैं कि समर ट्रेनिंग, फुल स्टैक समर ट्रेनिंग 6 वीक वाला, ओके, समझ में आ रही चीजें। अब इसमें मेन क्वेश्चन क्या आएगा बच्चा, अगर आपका सम सिंगल डिजिट में ना हो तो सम का भी सम करिए, और तब तक करिए जब तक सिंगल डिजिट में ना आ जाए। गौरव क्या करना है, यानी आपको फिर रिपीट करना होगा। रिपीट समझिए ना, एक ही लूप से हो जाएगा, नेस्टेड लूप करने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर मैं यहां पर आपको समझा दूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर मेरा नंबर ये है, इसके सारे डिजिट का सम देखिए कितना रहा है, 35। अब इसका कितना आएगा, 39। तो पहला सम 39 है। अब 39 के दोनों डिजिट का सम कीजिए, बोले कितना होगा बेटा, इतना टाइम लगा दिया आपने 39 के दोनों डिजिट का सम करने के लिए, 12। फिर 12 के दोनों डिजिट का सम करिए, सिंगल डिजिट में आ गया, रोक दीजिए। क्लियर है मेरी बात, दिस इज द क्वेश्चन। यानी तब तक सम करते जाइए सम के भी डिजिट का, जब तक कि सम सिंगल डिजिट में ना आ जाए। बताएं, हमने मेथड का नाम क्या रख दिया, फाइंड सिंगल डिजिट सम। मेथड के नेमिंग, सिंगल की स्पेलिंग गलत कर दिया, सिंगल डिजिट का डी क्या रहेगा। थोड़ा मेरा लेवल डिफिकल्ट हो सकता है, कुछ लोगों को समझ में ना आए, बच्चा जाना पड़ेगा। अगर आप अच्छी प्रोग्रामिंग करना चाह रहे हैं करन, इस लेवल पे बेटा जाना पड़ेगा, मेहनत करेंगे तभी हो पाएगा। अब सिंगल डिजिट देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, लूप मेरा ये चल रहा है। अब ये सम को मैं बार बार चेक करूंगा कि कितने डिजिट का है। जब एक बार ये लूप हमारा कंप्लीट हो जाए, जब नम 0 हो जाए, क्या हो जाए, नम 0, नम कभी न कभी क्या होगा, 0 होगा। तो मैं लिखूंगा अगर नम क्या हो चुका है, 0 हो चुका है। क्योंकि नम 0 होने पर तो सम निकल आया है। नम 0 होने की पहचान क्या है, सम हो चुका है बच्चा।
तो अगर नम 0 हो गया है, क्या हो गया है, नम 0, और फिर यहां पर मैं एक कंडीशन लगाऊंगा इसके अंदर भी, या यहीं पर लगा सकते हैं एंड लगा के भी, एंड सम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट, 10। सम क्या है, 10 या 10 से बड़ा है, तो नम में सम की वैल्यू असाइन कर दीजिए बस। किसकी वैल्यू, नम को सम की वैल्यू असाइन कर दीजिए। हमने कहा नम 0 हो एंड सम क्या हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 हो, तो सम को भी 0 करना था, मैंने गलत कर दिया। किसको 0 करना था, सम को, और सम को वापस क्या करना था, 0 करना था। ये तो मैंने बताया था 3 आएगा। अरे फर्स्ट टाइम इसका जब डिजिट का सम किया था तो 39 के 3 और 9 का सम किया गया तो क्या पैदा होगा, 12, और 12 के 1 और 3 2 का सम किया जाएगा। और चाहे तो आप यहां पर सम को तीनों बार दिखा दीजिए, 2 बार और दिखा देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एनल सम। तो ये बाकी सम, एक नीचे वाला एक सम दिखाएगा मेन वाला, और ये बाकी दोनों सम दिखाएगा। तो तीनों सम आपके सामने दिख रहा है। पहला सम था 39, दूसरा सम था क्या 12, और तीसरा सम जो फाइनल था वो क्या था 3। कैसे काम हो रहा है, सिंगल लूप से हो गया। देखिए सिंपल लॉजिक मैंने लगाई बच्चा। आपको पता है ना कि जब ये पहली बार लूप रन करेगा, पहली बार लूप रन करेगा, पहली बार का मतलब हुआ पहली बार सम करने में, तो कभी न कभी नम 0 होगा। बोलो बच्चा, नम 0 होगा कि नहीं होगा। नम अगर 0 हो जाएगा तो ये कंडीशन मेरी ट्रू हो जाएगी, ये वाली। लेकिन हो सकता है ये वाली कंडीशन ट्रू ना हो, सम आपका क्या हो। सिंगल डिजिट की पहचान क्या होती है, नम का वैल्यू, सम का वैल्यू 10 से कम हो। और मैंने लिखा है क्या, अगर नम 0 है, इफ नम इज 0 एंड सम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट, 10, तो ये कंडीशन मेरा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा कि नहीं। जैसे पहली केस में सम का वैल्यू क्या आया था 39, और नम क्या हो गया 0, तो ये कंडीशन ट्रू होते ही क्या हुआ, सम का वैल्यू किस में चला गया, नम में। अब नम में क्या आ गया 39, और सम फिर से क्या हो गया। तो अब ये लूप किसके लिए रन करेगा, 39 के लिए। अब ये किसके लिए रन करेगा, 39 के लिए रन करेगा। राइट। फिर 39 में क्या होगा, 3 और 9 का सम किया जाएगा। अब 3 और 9 का सम करके कभी न कभी तो नम फिर से 0 होगा, और 3 और 9 का सम कितना होगा बच्चा, 1 2, तो ये कंडीशन फिर ट्रू हो जाएगी। बोलिए, फिर 1 2 जो सम का होगा वो किसको असाइन हो जाएगा, नम को, और सम फिर से क्या कर दिया जाएगा 0। तो नम की वैल्यू क्या हो गई, नम की वैल्यू हो गई 12, और सम फिर से क्या हो गया 0। फिर ये लूप चलेगा, चूंकि नम में तो 12 आ चुका। अब 12 का जब सम किया जाएगा तो सम जनरेट क्या होगा 3, और नम क्या होगा 0। अब की बार ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, दिस कंडीशन विल बी फॉल्स। बट लूप की कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू, क्योंकि नम 0 हो चुका है। और लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट, नीचे क्या रिटर्न कर दिया जाएगा 3। क्लियर है ऑनलाइन बच्चा लोग, सबको कंफर्म हुआ, सिंगल डिजिट तक सम को कैसे किया हमने। ऑनलाइन बच्चा लोग, विच कोड यू आर टॉकिंग अबाउट बच्चा। तनु कौन से कोड का ड्राई रन करूं, जो अभी अभी लिखा है मैंने, अभी अभी लिखा है। चलिए इसका ड्राई रन कर देता हूं आपके लिए। आप सभी लोग देखिएगा, इसका ड्राई रन करने जा रहा हूं बच्चा। ये मेरा कोड है।
नम का एक वैल्यू ऊपर डिक्लेयर कर लेते हैं, वो तो मेथड को मिलेगा पैरामीटर में। लेट अस सपोज नम का वैल्यू ऐसा रखें कि सम में कुछ आवे। यही ले लेते हैं जो हमारी फाइनल वैल्यू है, ये नम का वैल्यू है बच्चा, कंफर्म है। अभी आप इसको हटा दीजिए, इस कोड पे चल रन कराइए। जब पहली बार ये लूप रन करेगा बच्चा, तो सम का इनिशियल वैल्यू क्या है? 0। कंफर्म है। लूप रन कर रहा, अभी नम 0 नहीं हुआ है। कब नम 0 होगा? जब सम में क्या असाइन हो जाएगा? 39। जैसे ही सम में 39 असाइन होगा, नम का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। जब फर्स्ट टाइम ये सारे डिजिट का क्या करेगा? सम। कौन सा लूप? व्हाइल लूप। तनु, तनु आप ऑनलाइन आ जाओ बेटा, बात करो। जब ये फर्स्ट टाइम बच्चा ये लूप आपका रन करेगा, हर बार ये कंडीशन, ये लूप कितनी बार रन करेगा फर्स्ट टाइम? 1 2 3 4 5 6, तो 6 टाइम ये रन करेगा। और जब छठी बार रन करेगा तो नम 0 हो जाएगा और सम का वैल्यू क्या हो जाएगा? 39। तनु क्लियर है बेटा? बोलिए, तनु बोल नहीं रहे यहां बेटा। तो अब ये कंडीशन हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू। कैसे ट्रू हो जाएगा बताइए? नम क्या हो चुका है? 0। और सम का वैल्यू क्या है? 10 से बड़ा है कि नहीं बेटा? तनु बोल नहीं आप, आपको बोलना पड़ेगा तभी समझा पाऊंगा। तो ये कंडीशन ट्रू हुई आपकी। ये कंडीशन ट्रू होते ही क्या होगा? ये वाला कोड क्या करेगा? सम का वैल्यू किसे असाइन कर देगा? नम को। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सम? 39। तो 39 नम को असाइन हो जाएगा और सम को फिर से क्या कर दिया जाएगा? 0। अब लूप का कंडीशन चेक होगा, नम की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0। नम क्या हो चुका है इस कोड के द्वारा, इस इफ के द्वारा? 39। यानी लूप का कंडीशन फिर ट्रू हो जाएगा। फिर अब 39 का सम निकाला जाएगा, क्योंकि अब ये कंडीशन तब तक ट्रू नहीं होगी जब तक आपका नम 0 ना हो जाए और सम की वैल्यू 10 या 10 से ज्यादा ना हो। अब नम जब 0 होगा तो 39 का क्या किया जाएगा? 39 का सम निकाला जाएगा, और 39 का सम क्या आ जाएगा? 39 के सारे डिजिट का सम आ जाएगा 12। अब ये कंडीशन फिर ट्रू हो जाएगा बच्चा। अब सेकंड राउंड चला, सेकंड राउंड लूप रन किया, ये कंडीशन ट्रू होते ही क्या हुआ? नम की वैल्यू को नम को सम असाइन कर दिया गया, यानी यहाँ 12 असाइन कर दिया गया और सम को फिर से क्या कर दिया गया? 0। अब थर्ड राउंड में लूप चलेगा, अब की बार वो किसका सम करेगा? 12 का। तो 12 के सारे डिजिट का सम करने के बाद क्या जनरेट किया? 3, और नम क्या हो गया? 0। और इस बार ये कंडीशन हमारी क्या रहेगी? फॉल्स। बट ये कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू। और लूप क्या हो जाएगा? टर्मिनेट। एम आई राइट बच्चा? तो रिटर्न कर दिया जाएगा 3। चलिए, थैंक यू, द सेशन इज ओवर टुडे।